नमस्कार दोस्तों। जब श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा वो तुम्हें भी मार डालेंगे, तब राजीव गांधी ने जवाब दिया था, हां जानता हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ तो नहीं सकता हूं। आज वही जिम्मेदारी श्रीमती सोनिया गांधी निभा रही हैं। वो एकमात्र हैं नेता हैं जो पूरे दमखम के साथ कह रही हैं कि हमें ईरान का साथ देना चाहिए, हमें फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब भारत संकट में था, जब भारत को जरूरत थी, कोई साथ नहीं खड़ा था, तब इन देशों ने हमारा साथ दिया था। जी हां, यह बात हमें समझनी चाहिए और यह बात बड़े विस्तार से श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने लेख में बताई। वही राहुल गांधी लगातार यह बताते रहे हैं कि चुनाव आयोग मैच फिक्सिंग करता है बीजेपी आरएसएस के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, और यह बात अब चुनाव आयोग ने खुद ही साबित कर दी कि वह लोकतंत्र को खत्म करने, संविधान को खत्म करने के लिए मैच फिक्सिंग कर रहा है भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, आरएसएस के साथ, और उसके एजेंट की तरह से व्यवहार कर रहा है। उधर अमेरिका हमारी पीठ पर लगातार चाकू भोंक रहा है, हमले कर रहा है। बार बार यह बात बताई गई, इसके सबूत मौजूद हैं कि अमेरिका कभी सच्चा मित्र रहा ही नहीं है। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी बलि दे सकता है। इसीलिए पंडित नेहरू ने अमेरिका से एक रिस्पेक्टिव डिस्टेंस रखा था और रसिया से अच्छी दोस्ती रखी। जी हां, वो जानते थे कि वास्तव में कौन कैसा है। और अब उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अमेरिकी सरकार ने अपने यहां एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें भारत को एक असुरक्षित देश घोषित कर दिया है। कह दिया है कि वहां बलात्कारी हैं, वहां पर हिंसक लोग हैं, वहां पर आतंकी हैं। अब आप सोचिए किस दशा में लाके खड़ा कर दिया है। उधर नरेंद्र मोदी G7 की मीटिंग से होके आते हैं, G7 की मीटिंग से होकर के, बेइज्जत होकर के वो लौटते हैं और कनाडा घोषणा कर देता है कि भारत उनके मामलों में दखलंदाजी कर रहा है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन के खिलाफ है। जी हां, ये सब कुछ हो रहा है। चलिए राहुल गांधी से ही शुरू करते हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में राहुल गांधी पूरे एमडीए के साथ आए थे, यानी शिवसेना और एनसीपी के साथ आकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की थी और बताया था, यह नहीं कि उन्होंने आरोप लगाए थे, उन्होंने सबूतों समेत बताया था कि कैसे महाराष्ट्र के चुनाव में जो महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि उनके यहां कितने बालिग लोग हैं, उन बालिग लोगों से ज्यादा वोटर उनके यहां हो जाते हैं, जबकि वोट डालने का अधिकार बालिग को ही होता है। यानी बालिग जितनी आबादी है उससे ज्यादा वोटर है। और कैसे मैच फिक्सिंग की गई, ये सारी बातें उन्होंने बताई थी और उसमें चुनाव आयोग से कुछ विवरण मांगा था कि हमें यह सूचना दे दी, एक कि कैसे कहां कितने वोटर बढ़ गए, 5 बजे के बाद जहां पर भी वोटिंग हुई वहां का सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, जहां एक एक घर में ही या एक एक बिल्डिंग में ही 7-7 हजार वोटर बढ़ गए, वो कैसे वोटर बढ़ गए, वो कहां से आए, कहां के थे और कैसे जोड़ दिए गए। और इस तरह से अचानक चुनाव चोरी कर लिया गया, लूट लिया गया। जब उन्होंने यह बात बताते हुए इतने गंभीर सवाल उठाए, बावजूद इसके आज तक चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे सका। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर के देश के 1.5 दर्जन अखबारों में लेख लिखे और उस लेख में
भारत के चुनाव आयोग के भ्रष्टाचार, उसकी बेईमानी, उसकी चोरी, उसके डाके का जिक्र किया और एक एक तथ्य बताए, सबूत समेत बताए और बताया कैसे खेल किया गया है, कैसे चुनाव लूटा गया है। और न सिर्फ महाराष्ट्र में, इसके पहले हरियाणा में यह प्रयोग हुआ, तो हरियाणा से प्रयोग करके यहां तक ये लाया गया है। और जब इस तरह की चीजें की जाती हैं तो निश्चित रूप से सामने आ जाता है। इसीलिए हरियाणा महाराष्ट्र का जो चुनाव एक साथ होना था, वो चुनाव एक साथ नहीं हुआ और इसीलिए सारे खेल किए जाते हैं। तो जो ये खेल किए गए, जहां इनकी सरकारें पहले से हैं या जहां इनका सिस्टम सेट होता है, वहां ये खेल कर लेते हैं, तो वही खेल हुआ। अब उसी तरह के खेल अगले आने वाले चुनाव में करने की साजिशें रची जा रही हैं। तब राहुल गांधी ने यह लेख लिख करके इस देश की जनता को सजग किया कि आप जान लीजिए चुनाव लूटा जाता है, इसलिए आप खुद सावधान हो जाइए। अपने वोट को चेक कीजिए, अपने घर के वोट को चेक कीजिए, अपने आसपास के वोट को चेक कीजिए और समय रहते इसकी शिकायत दे दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इसकी शिकायत इंडिविजुअल आनी चाहिए, क्योंकि हर मतदाता का अपना अधिकार होता है। अब आप सोचिए, आपके घर चोरी हो रही है, शिकायत कोई और करेगा तो कैसे उस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी या कुछ और होगा। इसीलिए है कि आप खुद शिकायत करें और आप पूरे तथ्यों के साथ बताएं कि हमारे यहां ये गलत हो रहा है, हमारे यहां गलत वोटर जोड़े जा रहे हैं या हमारे यहां ये गलत हो। और जब यह शिकायत देंगे तभी कार्रवाई होगी। इसलिए राहुल गांधी ने आपको सचेत किया, क्योंकि आपका एकमात्र लोकतंत्र में अधिकार है वो मताधिकार का अधिकार, और वो मताधिकार भी आपसे छीना जा रहा है। वो छिन गया तो आपकी ताकत खत्म, लोकतंत्र खत्म और संविधान खत्म। यही तो ये चाहते हैं। 100 साल से यही कोशिशें हो रही और इसी कोशिश का यह नतीजा है, जिसमें धनबल भी शामिल है, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है, जिसमें तमाम संवैधानिक संस्थाएं भी शामिल है, जिसमें अफसरान शामिल है और जिसमें मीडिया शामिल है। इस देश में गोदी मीडिया भी है, गोदी जजेज भी है और गोदी चुनाव आयोग भी है और गोदी संस्थाएं भी, गोदी अफसरान भी। इसलिए जरूरी है कि हम इस गोदी को एक्सपोज करें, और जब यह करेंगे, तथ्यों के साथ शिकायत लेके जाएंगे, इंडिविजुअल जाएंगे, तो निश्चित रूप से इन्हें भुगतना पड़ेगा। लीगल असिस्टेंस के लिए आप कांग्रेस की मदद ले सकते हैं, दूसरे और विपक्षी दलों की मदद ले सकते हैं। तो यह तो आपको खुद अपने घर की रक्षा करनी पड़ेगी, अपनी संपत्ति की रक्षा करनी पड़ेगी, अपने अधिकार की रक्षा करनी पड़ेगी, और कांग्रेस के साथ इस लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। नहीं तो गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात, भारत को गुलाम बनाने का काम तो खुद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर किया है, जिस तरीके से दुनिया की बड़ी ताकतों के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उससे लगता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होके, सबसे बड़ी सेना होके, तमाम सारी चीजें होके भी हम असल में बिल्कुल कायर बना दिए गए, इस तरह बना दिए गए हैं कि हम किचुए की तरह से रेंग रहे हैं, हमारी और कोई औकात नहीं रह गई। इसीलिए सोनिया गांधी ने वह साहस किया जो साहस करने की हिम्मत कोई नहीं कर सका था, और उन्होंने वह लेख लिख करके अखबारों में किया, इंग्लिश हिंदी समेत तमाम अखबारों में लिख के किया कि भारत ईरान का बेहतर दोस्त रहा है और ईरान भारत का दोस्त रहा है, फिलिस्तीन भारत का दोस्त रहा है, और जब जब भारत को जरूरत पड़ी है उन्होंने भारत का साथ दिया है। चाहे 1994 में हो, जब भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर मुद्दे को लेकर के मानवाधिकार हनन का केस आया था, तब ईरान ने हमारा साथ दिया था। जब हमारे पास में तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं थे,
तो उसने हमें अनाज के बदले तेल दिया था। और इसी तरीके से उसने तमाम सारी हमारी मदद की है। जब पाकिस्तान से भी हम लड़ रहे थे तब भी वो हमारे साथ खड़ा था। और ईरान में सबसे ज्यादा सिया मुसलमान है और ये सिया मुसलमान भाजपा के साथ खड़े होते थे, लेकिन उसी भाजपा ने उसकी पीठ में छुरा भोंका है जैसे डोनाल्ड ट्रंप भोंक रहा है। क्यों? क्योंकि यही यहूदियों का चरित्र है और भाजपा को भी यहूदी चलाते हैं। इजराइल यहूदियों का है और अमेरिका समेत तमाम देशों में यहूदियों ने अपना प्रभुत्व बना रखा है, पैसे और दूसरी चीजों पे कब्जा कर। इसलिए खेल होता है और दुनिया में तमाम साजिशों से हुई हत्याओं में इजराइल का हाथ होता है, उनके मोसाद का हाथ होता है। जी हां, यही वजह है मैं वो जिक्र कर रहा हूं घटना का। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, वो शहीद हो गई और पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए आकर के खड़ी हो गई कि नहीं, राजीव जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राजीव जी योग्यता रखते थे, सांसद थे, पूरे संसदीय दल ने उन्हें सर्वसम्मत से नेता सदन चुना। और तब श्रीमती सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से चिल्लाते हुए कहा था, अभी मां को मार डाला है, अब तुमको भी मार डालेंगे। तब राजीव गांधी ने कहा था, हां मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता हूं, यह मेरा देश है, मेरे पूर्वजों ने इसके लिए जान दी है, सालों साल त्याग और बलिदान किया है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं। मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, चाहे मैं जीवित रहूं या न रहूं। यही शब्द श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहे थे कि मैं जीवित रहूं या न रहूं, मेरे खून का कतरा कतरा भारत को मजबूत करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसे जिंदा करेगा। आज भी हम यही देख रहे हैं। आज भी उसी खून का अंश राहुल गांधी, वो इस देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं, हजारों किलोमीटर दूसरे तरीके से चलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं और उनको साझा करते हैं, उनके दर्द में साझीदार बनते हैं और देश को बचाने का, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाने का संघर्ष करते हैं। जी हां, तब हम ये सब कुछ देखते हैं। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात ये, इतना सब कुछ जब कांग्रेस कर रही होती है, राहुल गांधी कर रहे होते हैं, सोनिया गांधी कर रहे होते हैं, प्रियंका गांधी कर रहे होते हैं, तब नरेंद्र मोदी कायरों की तरह सरेंडर किए बैठा होता है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को अमेरिका का राष्ट्रपति बुला के लंच कराता है, उसके साथ तमाम सारी स्ट्रेटजी पे चर्चा करता है। उधर आप देखिए, जो पाकिस्तान अभी ईरान के पक्ष में बोल रहा था, अचानक एकदम से इजराइल के पक्ष में आ जाता है। हम अपने वास्तविक मित्र के भी साथ नहीं खड़े हो पाते और अमेरिका अपनी साजिश रच रहा होता है। इधर आप देख सकते हैं, वही अमेरिका भारत के खिलाफ और साजिशें रचता है। भारत को पहले तो भारत पाकिस्तान के विवाद के दौरान उसमें कूद करके सीज फायर करा करके भारत को पूरी दुनिया में बेइज्जत करता है, सरेंडर भारत करवाता है और उसके बाद में वो भारत के तमाम सारे हितों पे हमला करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और फिर वो इजराइल के साथ खड़ा होकर के भारत के सपोर्टर देशों के ऊपर हमले कराता है। और जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं G7 में हिस्सा लेने, तो वहां पर उनके खिलाफ एक साजिश रची जाती है और उसका नतीजा यह होता है कि वो भारत लौट के आते हैं और उसके पहले कनाडा घोषणा कर देता है कि भारत दखलंदाजी कर रहा है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन के खिलाफ है और ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समझिए आप, हम क्या करने गए थे G7? हम रियायत देने गए थे, अमेरिका के दबाव में सरेंडर करने गए थे,
और हमने कनाडा को तमाम रियायतें दे दी। इसके बाद में अमेरिका की स्थिति ये होती है, अमेरिका घोषणा कर देता है कि भारत बलात्कारियों का देश है, भारत जो है आतंकियों का देश है, हिंसक लोगों का देश है, और इसलिए वहां यदि महिला और दूसरे लोग जाएं तो अकेले ना घूमें और ये देख लें वहां पर बहुत असुरक्षित है, भारत सुरक्षित देश नहीं। आपको याद होगा झारखंड चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने वहां होती रेप की घटनाओं पर कहा था नरेंद्र मोदी ने बलात्कारी बना दिया है, और आज हम देख रहे हैं सचमुच दुनिया वही बात कह रही है। यदि आप उसी समय सावधान हो जाते और उस पर कदम उठा लेते तो शायद 2017 में कही गई ये बातें आज भारत को बचाती। लेकिन आपने तो भारत को बदनाम कराने का, भारत को बर्बाद कराने का ठेका ले रखा है। नतीजतन हमारा देश किस बुरी स्थिति में पेश कर रहा है और हम दुनिया में पिट रहे हैं। जब पिट रहे हो तो हमें सोचना पड़ेगा। तब नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए चुनाव आयोग के साथ मैच फिक्सिंग करते हैं और इजराइल के साथ पेगासस लेकर के और दूसरे खेल लेकर के देश के साथ अन्याय करते हैं, उसके साथ धोखा देते हैं, उसके साथ गद्दारी करते हैं। तो एक गद्दारों की कौम जब आ जाएगी तो यह देश बचाना मुश्किल होगा, और वही हम देख रहे हैं। जी हां, यह हमें समझना होगा। जय